हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, माय नेम इज़ राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, बिजनेस इन्वायरमेंट, इसे हिंदी में कहा जाता है व्यावसायिक पर्यावरण। अब बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले, व्यावसायिक पर्यावरण पढ़ने से पहले बिजनेस क्या होता है ये जानना हमें ज़रूरी है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला किसी भी प्रकार का वस्तु और सेवाओं का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाया जाता है। फॉर द अर्निंग वी हैव टू बाय एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द अल्टीमेट कस्टमर एंड कंज्यूमर फॉर द अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस तो आपने पहले भी देखा है। अब बिजनेस के साथ इन्वायरमेंट का यानी पर्यावरण का होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो भी आप व्यापार करते हो, आसपास का माहौल, आसपास का क्लाइमेट, वातावरण आप देखते ही हो। तो जिस देश में, जिस जगह पर आप किसी व्यापार को करोगे, उस आसपास के सारे सरकमटेंस को, सारे माहौल को, पर्यावरण को, वातावरण को देखना ही कहलाया जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस करते समय जितने भी आसपास का घटक होंगे, सरकमटेंस होगी, सोसाइटी होगी, टेक्नोलॉजी होगा, इकोनॉमिकल होंगे, सारे फैक्टर्स, सारे घटकों को देखना ही कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स। पर्यावरण यानी बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बाहरी होता है, यानी बिजनेस तो आप करते हो लेकिन आसपास का माहौल हमेशा क्या है? बाहरी है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी तत्व होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कंट्रोलर फोर्स। इस वातावरण को आप रोक तो नहीं सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हो। यानी अगर तेज बारिश आ रही है तो आप छाते का उपयोग कर सकते हो, रेनकोट का यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर वातावरण में कोई चेंजेस आ रहा है तो आप उसे कम तो कर सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। पहले तो ये बाहरी होता है, दूसरा कंट्रोलेबल फोर्स होता है, इसमें कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा? डायनामिक फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है? ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं व्यापार को एक नया रूप देता है। या तो बिजनेस पूरा ही बंद हो जाएगा अगर आसपास का माहौल अच्छा नहीं है व्यापार करने का, या तो बिजनेस इतना कमा लेगा जितना उसने सोचा भी नहीं था। तो डायनामिक होता है यानी बाहरी होता है, चल गया तो चांद तक और नहीं चला तो शमशान तक। ठीक है, मारा देगा आपको। अगला क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्सिटी। वातावरण को समझना काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, इसे आप आसानी से समझ नहीं सकते हो। कई लोग इसे समझ पाते हैं तो ही वो कमा पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते तो बिजनेस भी क्या हो जाता है? बंद। अगर आपके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, अगर आप उसे समझ पाए क्वेश्चन को तो ही आप फ्रेम कर पाओगे, नहीं समझ पाए तो आपके लिए वो पढ़ाई भी काम की नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा? रिलेटिव का मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। जैसे बात करूं कि अगर ठंड में कोई व्यापार कर रहे हैं तो क्लाइमेट किसके हिसाब से है? ठंड के हिसाब से है। गर्मी में कर रहे हैं तो समर के हिसाब से है, बारिश में कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं रेलिवेंस होता है हमारे वातावरण से, मौसम से। इन 5 पॉइंट में कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा? डिस्क्राइब दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। नॉर्मली ये 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर दी 5 टाइप्स। लोग इसे ज़्यादा भी कहते हैं, कई लोग इसे कम भी कहते हैं। इसे 2 प्रकार से बांटा हुआ है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, आर्थिक और अनार्थिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक यानी इकोनॉमिकल की, जो होता है पैसे से संबंधित। इकोनॉमिकल यानी आर्थिक को फाइनेंशियली भी कहा जाता है और मॉनेटरी भी कहा जाता है। आर्थिक को कहा जाता है मौद्रिक या वित्तीय। अगर व्यापार के पास पैसा भरपूर मात्रा में है तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद। तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। इसके बाद होते हैं नॉन इकोनॉमिक यानी अनार्थिक में 4 आते हैं। पहला आता है समाज। जिस जगह पर आप व्यापार करते हो वहाँ आसपास कई सामाजिक लोग यानी कई समाज के लोग रहते हैं। अगर समाज के लोग आपके बिजनेस से खुश हैं तो ही आप बिजनेस कर पाओगे। लेकिन अगर आसपास के समाज के लोग आपके बिजनेस को अच्छा नहीं मानते, कहीं ना कहीं उसे परिवार या समाज के लिए बुरा मानते हैं, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी उस बिजनेस को चलाना और एक समय के बाद आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद। तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि समाज के लोग आपके पक्ष में हैं। पहले हमने बात करी आर्थिक
यानी इकोनॉमिकल यानी पैसे की, दूसरा हमने बात करी अनार्थिक यानी नॉन इकोनॉमिकल में समाज की। समाज के बाद आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल, जिसे राजनीतिक पर्यावरण कहते हैं। अगर जिस देश में आप बिजनेस करते हो, जिस शहर में आप बिजनेस करते हो, अगर वहाँ के राजनीतिक लोग यानी नेता लोग अगर आपसे खुश हैं तो यह व्यापार कर पाओगे, नहीं तो व्यापार क्या करना पड़ेगा आपको, बंद, क्योंकि कई सारे नियम वो आपके ऊपर थोप देंगे। चौथा होता है लीगल, जिसे कहा जाता है वैधानिक। अगर आप लीगल तरीके से बिजनेस करते हो, दुकान का लाइसेंस लेके पूरे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके, तो ही बिजनेस चलेगा, नहीं तो बिजनेस क्या करना पड़ेगा हमें, बंद। और आखिरी होता है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जरूरी टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। अगर आप नई तकनीकों को अपनाते हैं तो ही आप व्यापार कर पाओगे, और अगर आप पुरानी तकनीक अपनाते तो आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद। पहला होता है पैसा यानी आर्थिक, दूसरा होता है अनार्थिक यानी नॉन इकोनॉमिकल, इसमें समाज के बारे में हमने बात करी। इसके बाद हमने लीगल अनलीगल यानी वैधानिक की बात करी, पॉलिटिकल यानी राजनेता के बारे में बात करी, और लास्ट हमने बात करी टेक्नोलॉजी। अगर आप नई तकनीकें अपना पाए तो यह बिजनेस कर पाओगे, नहीं बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डीमोनेटाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है विमुद्रीकरण, और इंग्लिश में कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं नोटबंदी, क्या कह सकते हैं, नोटबंदी। अब नोटबंदी का हमारे व्यापार पे काफ़ी फर्क पड़ा। हमारे होश में या आपके होश में पहली बार 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 मिडनाइट 12 o'clock, मध्य रात्रि 12 बजे, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया। अब हमारे जीवन काल में ये एक ही बार हो रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के बाद ये 2 बार हो चुका है, और अभी तक देश में 3 बार नोट बंद हो चुके हैं। आज़ादी के पहले 1978 में जिस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे श्री मोरारजी देसाई, उन्होंने भी 5000 और 10,000 के नोटों को बंद करवाया। अब ये 5000 10,000 के नोटों को पहले और 500 और 1000 के नोटों को बंद कराने से व्यापार पे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा। अब जब नोट बंद हो गए ना तो सभी के पास छोटे नोट आ गए। अब छोटे नोट आ गए तो लोगों को लगने लगा कि यार कहीं ना कहीं तो बिजनेस में दिक्कत आएगी, तो इस कारण लोगों ने क्या करा, अपने सारे पैसे बैंक से रिप्लेस कराने में लगा दिए, यानी बैंक में जमा कर दिए। अब पूरा पैसा यानी 90% पैसा जब बैंक में जमा हो गया तो लोगों के हाथ में कुछ पैसा था ही नहीं। जब लोगों के हाथ में कुछ पैसा नहीं था और लोग टेक्नोलॉजी यानी 2016 में भी लोग इतना मोबाइल का, फ़ोन पे, गूगल पे का और इतने ऑनलाइन माध्यम का यूज़ नहीं करते थे, तो चीज़ खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो कई लोगों के व्यापार क्या हो गए, डाउन हो गए। एक 2016 में और एक 2020 में जब हमारे यहाँ पर कोरोना काल आया तो बिजनेस क्या हो गए, कई बिजनेस बंद हो गए। 2016 में कई ज्वेलरी शॉप बंद हो गई, कई बैंक्स बंद हो गए, कई व्यापार बंद हो गए, और 2020 में भी कई बंद हो गए। तो नोटबंदी से सीधे सीधे इफेक्ट किस पे पड़ता है, बिजनेस पे। तो डीमोनेटाइजेशन 2 बार हुआ। ऐसा किया क्यों गया था भारत सरकार ने? भारत सरकार ने ऐसा इसलिए किया गया था कि कई लोग नकली नोट, जाली नोट छापते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देश में कई क्रिमिनल, कई बाहर के आतंकवादी क्या करते हैं, नोट छाप के भारत में आते हैं, कंट्रियों में जाते हैं और यहीं से चीज़ें खरीदते हैं और यहीं से वेपन्स, हथियार बनाते हैं और हमारा ही नुकसान करते हैं। तो नोटबंदी में क्या हुआ, वही लोग रिप्लेस कर पाएंगे जिनके पास लीगल पैसा होगा, बाकी आतंकवादी तो बैंक में खड़ा नहीं होगा लाइन लगाने के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन से बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा, बिजनेस डाउन हो गया। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस को एक नया रूप लेके आ गए जिसका नाम है डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बिजनेस। अब आप घर बैठे मीशो या अलग अलग ऐपों के माध्यम से चीज़ें खरीदो और बेच सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन उस समय भले नुकसानदायक था, लेकिन आज 8-9 साल के बाद इसका फ़र्क काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। इस क्वेश्चन को मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझा देता हूँ। 1947 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हो गया। अब आज़ाद तो हम हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए, केस से बाहर तो निकल गए, लेकिन हमें आदत थी कैद में रहने की, 2 टाइम खाना मिलना, ये काम करना, वो काम करना। तो हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमें अभी भी आदत थी गुलामी में रहने की। आज़ाद होने के बाद हमको पता ही नहीं पड़ा कि हमें करना क्या है। तो 1947 से लेकर 1990 तक तो देश चल रहा था, खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन देश बढ़ नहीं पा रहा था, तरक्की नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम डरे हुए थे। तो 1991 में देश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई।
देश चलाने के लिए पैसा ही नहीं था, गेहूं ही नहीं था, क्या करते, हम विदेशी को बुला नहीं रहे थे, सारे बिजनेस गवर्नमेंट करती थी, हर चीज़ के लिए कड़े नियम बन गए थे कि हमें कोई वापिस से गुलाम ना कर ले। तो 1991 में 1991 में उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हुआ करते थे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, वापस रिपीट कर दूं मैं, 1991 में 1991 में हमारे देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे देश के लास्ट पिछले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 1991 में 1991 में ऐसी 3 पॉलिसी बना दी, ऐसे 3 नियम बना दिए जिससे देश आज भी तरक्की कर रहा है। उस पहले नियम का नाम था लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण। इस पहले नियम में यह था कि छोटे मोटे जितने भी व्यापार है, किराने की दुकान, सब्जी की दुकानें, जनरल स्टोर, दूध दही की दुकानें, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के आइटम, रुई, इन सभी बिजनेसों को लाइसेंस फ्री कर दो, उदारीकरण कर दो। क्या करो? अभी उससे उदारीकरण से होगा क्या? जब छोटे मोटे बिजनेस लाइसेंस फ्री होंगे तो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों ने अपने घरों में दुकानें खोलना चालू करी, जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लग रहा था। अब जब लोगों ने दुकानें खोली तो लोगों ने माल खरीदा, सरकार को टैक्स मिला, लोगों ने दुकानें खोली तो दुकानें चलने लग गई, लोगों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, खुद लोग बिजनेस के मालिक बन गए। तो ऐसे क्या हुआ? लोगों का उद्धार हुआ। पहले नियम उदारीकरण में। दूसरा नियम उन्होंने करा प्राइवेटाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं निजीकरण। 1947 से लेकर 1991, 1947 से लेकर 1991 तक हम लोग हर चीज़ गवर्नमेंट से अपनाते थे। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब गवर्नमेंट, प्राइवेट थे गिने चुने। लेकिन 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कराया। अब गवर्नमेंट स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ प्राइवेट कॉलेज खुलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल खुलेंगे, यानी हर प्राइवेटाइजेशन चालू करा। अब इससे सरकार को फ़ायदा क्या मिला? जब लोगों ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गार्डन्स के लिए ज़मीन ली तो लाखों की तादाद में सरकार को टैक्स मिला, देश की उन्नति और अच्छी हो गई। यानी जब सरकार को टैक्स मिल रहा है तो देश चलेगा ना। तो सेकंड में ये हुआ कि कई प्राइवेट बिजनेस चालू हो गए। और तीसरा और आखिरी नियम उन्होंने अपनाया जिसका हिंदी में नाम है वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन के लोग, विदेश के लोग इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम डरे हुए हैं कि वापस गुलाम ना कर लें। तो फॉरेन के लोग इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना पड़ेगा। किसका बिजनेस करना पड़ेगा? इंडियन कंपनी के साथ। तो होंडा इंडिया में आया, उन्होंने हीरो से हाथ मिलाया और बन गया हीरो होंडा। यानी कहने का मतलब ये है जॉइंट वेंचर चालू हुआ। अब इनमें 2 शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में आके बिजनेस करेगा, लेकिन भारतीय कंपनी के साथ ज़्यादा हिस्सा भारत का रहेगा और कम हिस्सा फॉरेन का रहेगा। यानी 51% मिनिमम इंडिया का हिस्सा और 49% हमेशा फॉरेन का हिस्सा, जिससे देश की उन्नति और हो गई। अब इसके बाद कई अलग अलग नियम और बने, जैसे न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड करने के लिए क्या होता था? इसे हिंदी में कहते हैं नवीन व्यापार नीति। पहले क्या होता था? दुकान पे जाते थे, एक ही प्रकार के चावल, एक ही प्रकार की दाल, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो, यही होता था। लेकिन न्यू ट्रेड पॉलिसी ने क्या कर दिया? अब कई प्रकार की वैरायटी के राइस हैं, कई प्रकार की वैरायटी के तेल हैं, कई प्रकार के वैरायटी के बिस्किट हैं, जो पसंद है आए वो लो, जिसका मोल भाव वो लो, बाकी छोड़ दो। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी में ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ा दिया ताकि लोगों को खरीदने के ऑप्शन मिलना चालू हो जाए, जिसे नवीन व्यापार नीति बोला। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नवीन औद्योगिक नीति। पहले फर्नीचर, लकड़ियाँ जब मिलती थी, लोहा मिलता था, वो भी एक प्रकार का होता था, लेकिन अब आप देखते हो कि स्टील भी अलग अलग प्रकार का, टाटा का अलग स्टील है, ठीक है, अडानी का अलग स्टील है, रिलायंस का अलग स्टील है, पेट्रोल पंप भी अलग अलग होते जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या करा? अब काफ़ी सारी इंडस्ट्री बना दी, लकड़ियों की भी अलग अलग वैरायटी, स्टील की अलग अलग वैरायटी, लोहे की अलग अलग वैरायटी, टेलीविजन की अलग अलग वैरायटी। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी, न्यू फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी रिफॉर्म, मौद्रिक नीति, श्रेणी सुधार नीति, नवीन व्यापार नीति, इन सभी नीतियों को लागू करने का एक ही मतलब था, व्यापार यानी पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को एक नई रूपरेखा देना। मैं बता दूं, कई सारी चीज़ें अमेरिका में बैन है, कई सारे प्लास्टिक वहाँ बैन है। जिस जर्मन की तपेली में या बर्तन में आप कुछ खाना बनाते हो, वहाँ अमेरिका में बैन है, क्योंकि जर्मन एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है।
जो बड़े बड़े शादियाँ होती है, बड़े बड़े भगोने होते हैं, वो जर्मन की होते हैं ना, वहाँ खाना नहीं बनता, बेकार माना जाता है उनको। वहाँ पर केवल स्टील के बर्तन में बनेगा, अदरवाइज किसी में नहीं बनेगा। स्टील, तांबा, कांसा, जर्मन यही नहीं। अगर आप पुराने पिक्चरें देखते हो, नाटक देखते हो, उसमें आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जर्मन सबसे खराब है। फ्रिज को फॉरेन ने बंद कर रखा है। रेफ्रिजरेटर में यानी साग भाजियाँ जो आप रखते हो, दूध रखते हो, वहाँ कोई रखते ही नहीं, वहाँ फ्रिज का यूज़ नहीं होता है, वहाँ इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर नवीन व्यापार नीति, नवीन उद्योग नीति, ये सभी नीतियाँ इसलिए बनी कि व्यापार का एक नया रूप आपको सामने मिल सके, जिससे पर्यावरण भी खराब ना हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब डिस्कस द मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस बढ़ते समय या बिजनेस में एक मैनेजर क्या काम करेगा, यानी आप पर्यावरण में एक मैनेजर को क्यों रख रहे हो, या बिजनेस के इन्वायरमेंट में मैनेजर को क्यों रख रहे हो। मैनेजर क्या अपनी भूमिका देगा, मैनेजर अपना क्या रोल प्रेजेंट करेगा, मैनेजर क्या कर पाएगा जिससे बिजनेस और अच्छा चल पाए। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, कंज्यूमर या कस्टमर फोकस। अब जो भी चीज़ बनती है वो कस्टमर के ध्यान में रखकर बनती है। पहले चीज़ एक बनती थी, खरीदने वाले कई होते थे, अब खरीदने वाले भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी ज़्यादा है। घड़ी भी लेना हो तो दुकानदार आपसे पूछेगा जेंट्स के लिए लेना है कि लेडीज़ के लिए लेना है, लड़के के लिए लेना है कि लड़के के लिए लेना है, बच्चे के लिए लेना है कि बूढ़े के लिए लेना है, ठीक है, कॉलेज वाले बच्चे के लिए लेना है कि ऑफिस वाले के लिए लेना है। तो यहाँ सभी के लिए क्या होगी, वेराइटी होगी। तो अब हमारा फोकस क्या हो गया, मैनेजर कस्टमर कंज्यूमर को ध्यान में रखकर ही चीज़ें बनाता है, उपभोक्ता को ध्यान में रखकर ही चीज़ें बनाता है, ताकि चीज़ें अधिक से अधिक बिके। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब नवीन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब आप स्मार्टफोन ना चलाते हुए एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, लोग आईफोन चलाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी चलाते हैं। तो मैनेजर भी क्या करता है, बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, जहाँ पर घर बैठे सारा काम हो जाए। पहले लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदने से डरते थे, लेकिन अब ऑनलाइन ईजी रिटर्न ईजी बाय, आप आसानी से रिटर्न कर सकते हैं अगर पसंद ना आए तो। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ब्रांड प्रोडक्ट, यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट। मैनेजर अच्छी चीज़ें ही बनाता है, खराब चीज़ें बनाने का काम नहीं करता है, मतलब ब्रांडेड चीज़ें बनाता है जिसके बारे में आपने सुना। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर। जब आप अच्छी चीज़ें बनाते हो, क्वालिटी वाली चीज़ें बनाते हो, तो किसी भी बिजनेस का कैपिटल बढ़ना यानी पूंजी बढ़ना चालू होती है। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं और उससे कमाऊंगा तो अगले बिजनेस में 2 लाख लगाऊंगा, अगले बिजनेस में 4 लाख लगाऊंगा। तो इससे मैनेजर के कारण कैपिटल यानी बिजनेस का स्ट्रक्चर ही बढ़ता है, प्रॉफिट होता है कुल मिला के। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनती है। ऐसा तो होता नहीं होगा कि दुकान पे पार्ले जी बिस्किट खत्म हुए तो 4 दिन लगेंगे आने में, 4 मिनट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन यानी यहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मैनेजर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट अगला चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।